हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में क्लास 7th का इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर मिड टर्म का करवाने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे समझाऊंगा, आप ध्यान समझिएगा। इस वीडियो में पहले हम सेक्शन ए पढ़ रहे हैं। ये आपका रीडिंग स्किल है। मैं आपको बता दूँ, सेम पेपर का पैटर्न ऐसा ही रहेगा। 14 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, तो आप पहले पैसेज करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में जब आप पहली पैसेज कर लेंगे ना, फिर एक और पैसेज आएगी। अब बच्चे ना सही से पैसेज कर नहीं पाते। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा पूरा एक एक चीज। फिर हम यहाँ पे राइटिंग करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर यहाँ पर राइटिंग करने के बाद यहाँ पर हमारा ग्रामर का पोर्शन है। फिर ग्रामर का पोर्शन करने के बाद यहाँ पर हम जो आपकी बुक है ना लिटरेचर, हम उसमें से यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इस पेपर को समझ लेंगे ना, तो आप पास तो पक्का है, 100% पास है आप। ठीक है, पक्का कह रहा हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा पेपर को। तो देखिए, आपका पेपर 2.5 घंटे करेगा, 60 नंबर का आपका पेपर है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका सेक्शन है रीडिंग। तो ये मैं पैसेज पढ़ रहा हूँ। देखो, अगर आपको इसका मीनिंग समझ नहीं भी आता ना, अगर आप इसकी हिंदी नहीं भी जानते, तब भी आप पैसे आराम से कर लेंगे। मैं आपको वो भी तरीका सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कई प्रकार के जो है स्टूडेंट्स हैं जिनका डेवलपमेंट थोड़ा पीछे रह गया ना, और जो बहुत डेवलप्ड भी है, तो सब ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको पैसे को रीड करना है। द चीता द फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड। चीता जो है ना, धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। ठीक है, यहाँ तो मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, देखिए, द चीता इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एनिमल्स इन द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं सबसे ज्यादा आकर्षित जानवर है ये चीता। ठीक है, नोन फॉर बीइंग द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। और पता है किस लिए जाना जाता है? धरती पर ना ये सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। सारे जानवरों में सबसे तेज दौड़ता है ये। इट कैन रीच स्पीड्स ऑफ अप टू 100 किलोमीटर पर आवर। ये 1 घंटे में 100 किलोमीटर दौड़ सकता है, 100 किलोमीटर 1 घंटे में। बट ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, लेकिन थोड़े थोड़े मतलब थोड़ी दूरी के लिए एकदम, ये नहीं कि भागता रहेगा ये, मतलब थोड़ी दूरी के लिए एकदम 100 स्पीड पर आ जाना बहुत बड़ी बात है बच्चों। इट्स आखिर ऐसा क्यों कर पाता है? क्योंकि ये स्लैंडर है। ठीक है, इट्स स्लैंडर बॉडी, इसकी बॉडी जो है ना पतली है। लॉन्ग लेग्स, लाते लंबी है। एंड फ्लेक्सिबल स्पाइन हेल्प इन, और इसकी जो स्पाइन है वो फ्लेक्सिबल है, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, ऐसे। ठीक है, पर हमारी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल नहीं, इसकी रीढ़ की हड्डी जो स्पाइन है ना, ये इसकी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से ये इनक्रेडिबल स्पीड, मतलब जिसके बारे में हम तुलना भी नहीं कर सकते, ऐसी स्पीड ही अचीव कर लेता है। ठीक है, चीतास आर फाउंड मोस्टली इन पार्ट ऑफ अफ्रीका। चीता जो है ना, ये अफ्रीका में पाया जाता है। एंड अ स्मॉल पॉपुलेशन इन ईरान, और ये ईरान में भी पाया जाता है। इन रिसेंट ईयर्स इंडिया हैज आल्सो बिगन अ प्रोजेक्ट टू री इंट्रोड्यूस चीतास इनटू सर्टेन वाइल्ड लाइफ रिजर्व। इंडिया ने भी प्रोजेक्ट जो है ना अपना चलाया हुआ है, जिसमें इंडिया भी वाइल्ड लाइफ रिजर्व के अंदर चीतास को री इंट्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि हमारे देश से तो ये पूरी तरह से गायब हो चुके थे। ठीक है ना, तो हमारे देश में भी लाने की कोशिश की जा रही है। वैसे लेकर आ गए हैं। मैंने गूगल पर जब इसकी स्टडी कर रहा था, तो अभी रिसेंटली चेक किए थे, 31 हो चुके हैं। ठीक है, और देयर गोल्डन कोट, इनकी जो बॉडी है ना, ये गोल्डन कोट है, और इस पर ब्लैक कलर के धब्बे, मतलब काले काले वो है ना, गोल गोल से स्पॉट्स पड़े हुए हैं, जिससे क्या होता है, ये ब्लेंड हो जाते हैं इनटू द टॉल ग्रासेस, मतलब
घुल मिल जाते हैं किसमें, लंबी लंबी घासों में, मेकिंग इट इजियर टू हंट प्रे, और शिकार करना इनके लिए बहुत आसान हो जाता है। ये कह रहा है अनलाइक लायंस और टाइगर्स, चीतास हंट मेनली ड्यूरिंग द डे। देखो लायंस और टाइगर तो रात में शिकार करते हैं, लेकिन चीता जो है ना वो दिन में शिकार करता है, यूजिंग देयर एक्सीलेंट आईसाइट टू स्पॉट एनिमल्स लाइक गैजेस एंड हेयर्स। ये अपनी ना आईसाइट का यूज करता है, ठीक है ना, और इसकी मदद से ये अपना शिकार आसानी से पकड़ पाता है। दे रिले ऑन स्पीड रेदर देन स्ट्रेंथ, चेसिंग डाउन देयर प्रे इन क्विक बर्स्ट। तो मैं आपको बता दूं कि चीते के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी है ना, एक तो ये अपनी आंखों के बल से, मतलब आंखों की शक्ति की वजह से, जो हेयर्स और गैजेट जैसे जो जानवर है ना, हिरन वगैरह, इनको आराम से पहचान पाता है। और ये ना अपने स्पीड की वजह से इन जानवरों को जो है ना पकड़ पाता है, इनका पीछा कर पाता है, ना कि अपनी स्ट्रेंथ की वजह से, ताकत की वजह से नहीं, ठीक है, इनका पीछा कर पाता है, इनको हरा देता है इनको। अब आगे देखते हैं, ये कह रहा है सैडली, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि चीता की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? ड्यू टू हैबिटेट लॉस, क्योंकि इनका जो आवास है वो खत्म हो रहा है, हंटिंग शिकार किया जा रहा है, एंड लाइक ऑफ प्रे, इनके पास शिकार के लिए भी कोई जानवर नहीं कोई खा सकें। वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग हार्ड टू प्रोटेक्ट देम, जो जीव जंतु से प्यार करते हैं, ऐसे संगठन जो जीव जंतु के लिए बने ना, वो इनके लिए काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं इनको बचाने के लिए। कंजर्वेशन प्रोग्राम भी लेकर आ रहे हैं, थ्रो कंजर्वेशन प्रोग्राम, ठीक है। वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग हार्ड टू प्रोटेक्ट दैम थ्रो कंजर्वेशन प्रोग्राम, ठीक है। संरक्षण प्रोग्राम के द्वारा इन जीवों को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ जो ऑर्गेनाइजेशन है काफी प्रयास कर रहा है, ठीक है। चीतास प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ देयर इकोसिस्टम। देखो चीता जो है ना वो इकोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है, बाय कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ऑफ, कैसे करता है ये, पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, हार्बिवरस ज्यादा नहीं होने देता। प्रोटेक्टिंग देम एंश्योर्स द हेल्थ ऑफ ग्रासलैंड्स एंड सावानास। मतलब कहने का ये कह रहा है कि ये जो है ना घास के मैदानों की रक्षा कर पाता है, और जो सवाना होते हैं उनकी रक्षा कर पाता है। कहने का मतलब कि जब हार्बिवर्स ज्यादा नहीं होंगे तो ये घास को ज्यादा नहीं खाएंगे, तो प्रकृति का बैलेंस बना रहेगा। द चीतास ब्यूटी ग्रेस एंड स्पीड मेक इट अ ट्रू वंडर ऑफ द एनिमल किंगडम। ये कह रहा है चीता के अंदर सुंदरता है, ग्रेस है, शालीनता है, और उसकी स्पीड है, जिसकी वजह से पूरे जानवरों की जो जगत है ना, एनिमल किंगडम, उसमें ये एक वंडर है, एक आश्चर्य है। देखो मैंने बहुत आराम से पढ़ा है, अब फटाफट पैसेज देखो, जिसको हिंदी समझ नहीं आ रही वो भी पैसेज आराम से कर लेगा। मैं यहाँ पर उसी तरीके से पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ चीता कैन रीच। यहाँ पे ऑफ लिखा नहीं, मैंने बोल दिया था, कोई बात नहीं। ये कह रहे चीते की मैक्सिमम स्पीड कितने हो सकते हैं। अब जिस बच्चे को हिंदी समझ नहीं आ रही वो ये जो भी लिखे है इन्हें ढूंढो, मैक्सिमम स्पीड ढूंढो। ये देखो ये लिखा, स्पीड लिखा है, ठीक है। अब मैक्सिमम नहीं मिला तो यहाँ पे चीता लिखा है, तो यहाँ पे उससे इट लिखा आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो नंबरिंग की बात हो रही है, तो कौन सा नंबर में से दे रखा है यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर, तो वो लिख देना। एग्जाम में आंसर शीट में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो जैसे सी आंसर है तो सी लिख के, आप सी भी लिख सकते हो, पूरा लिखना चाहे पूरा भी लिख सकते हो, ऐसे लिख के आना, ठीक है। अब जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो जल्दी जल्दी दूर कर लो अगर अच्छा स्कोर लाना है तो। अब तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कैसे कैसे लाइन ढूंढ के करना है, जिनको हिंदी समझ में आ रही है वो जल्दी कर लेंगे। व्हाट फीचर ऑफ द चीता हेल्प इट ब्लेंड इनटू टॉल ग्रासेस। देखो वो ना
बड़ी बड़ी जो घास है उसमें ब्लेंड हो जाता है, एक तरह से छिप जाता है या घुल मिल जाता है। क्यों ऐसा होता है? अब जिसको हिंदी समझ नहीं वही ढूंढो। ब्लेंड इनटू टोल ग्रास, ढूंढो ये कहाँ लिखा है। देखो, आप ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा, देखो ब्लेंड इनटू द टोल ग्रास, ये मिल गया। अब ढूंढो कि यहाँ पे कौन से वर्ड है जो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पर अब हमें तो पता है उसमें काले काले जो ब्लैक स्पॉट है उसकी वजह से और गोल्डन कोट है इसकी वजह से। तो ये देखो ये वाले जो वर्ड है इसमें कहाँ लिखे हैं, चारों में से कहाँ लिखे हैं? ये लिखा है, तो इसका आंसर बी हो गया। ठीक है, तो दूसरे का आंसर पहले का ये था, दूसरे का आंसर क्या होगा? बी, गोल्डन कोट विद ब्लैक स्पॉट्स। ठीक है, इस तरीके से आप करना। फिर थर्ड है चीतास यूजुअली हंट। चीता जो है ना वो किसका शिकार करता है या कब शिकार करता है? तो आप यहाँ देखो ये कहाँ पे लिखा है, यूजुअली हंट, ढूंढो कहाँ लिखा है। अब हमने तो पढ़ लिया था कि भाई वो दिन में करते हैं। देखो चीता हंट मेनली लिखा, वहाँ मेनली लिखा है, वहाँ यूजुअली लिखा था। तो यहाँ क्या लिखा? ड्यूरिंग द डे लिखा है ना। तो ये इनमें से कहाँ लिखा है? ये लिखा ड्यूरिंग द डे। अब जिसको हिंदी समझ में आ गई वो तो कर लेगा, और जिसको नहीं वो भी कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से पैसेज ही है जो आपको मार्क्स दिलवा सकती है। ठीक है, फिर आ जाइए फोर्थ पर। ये कह रहा है ये जो ब्लेंड है ना, ब्लेंड इसका मीनिंग क्या होता है? देखो ये जो मीनिंग वाला क्वेश्चन आ जाता है ना, इसका आंसर आप आगे नहीं ढूंढ पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अब ब्लेंड ढूंढ भी लिया तो क्या फायदा? ब्लेंड का मतलब तो घुल मिल जाना, मिक्स हो जाना, मियर हो जाना। तो ये आंसर है इसका। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसको बिल्कुल नहीं आएगी वो फिर तुक्का ही बैठेगा। समझो मेरी बात? तो इसलिए इंग्लिश की खूब प्रैक्टिस करो, टाइम दिया करो। जिस चीज को टाइम दोगे वही चीज तो आएगी। ठीक है, और कम से कम इतना टाइम तो दो कि आप कहीं मार ना खाओ। समझो? अब ये आगे समझो। देखो मैं ना आपको बता दूं कि मैंने यहाँ सारे आंसर कर रखे हैं। आप देखेंगे ना यहाँ पर मैंने सारे सॉल्व कर रखे हैं, लेकिन सॉल्व आपको दे दूं मैं आंसर तो उसका फायदा क्या आप बताइए। ठीक है, ये देखो सारे सारे कर रखे हैं, इसलिए मुझे ना काफी टाइम लग गया 7th क्लास का लाने में। ठीक है, ये देखो यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया। अब जो मैंने रिटर्न में होंगे ना वो इसमें दिखा दूंगा। ठीक है, ताकि मुझे लिखने नहीं पड़ेंगे, ऑलरेडी मैंने लिख दिया इसलिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ये कह रहा है ट्रू है फॉल्स है। ये कह रहा है चीताज आर नॉट फाउंड इन ईरान। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो ढूंढो, नॉट फाउंड इन ईरान ढूंढो। तो हमने पढ़ा था कि अफ्रीका और ईरान में तो होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये देखो ये लिखा अफ्रीका और ईरान, यहाँ नोट लिखा है कहीं? इसका मतलब क्या है? ये फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। तो आप इसका आंसर जो है पांचवे का यहाँ दे देंगे फॉल्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इन्होंने मेंशन टू मेन रीजंस फॉर द डिक्लाइन इन द चीता पॉपुलेशन। ठीक है, जो चीते की पॉपुलेशन में कमी आ रही है ना उसके दो रीजन आपको बताने हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए चीते की संख्या कम क्यों होती चली जा रही है। देखो ये लिखा ना डिक्लाइन, तो आप एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इन्हें आप पॉइंट्स में लिख दो। ठीक है, देखो ये मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है, आपको बताना चाहता था कि पैसेज में सारे आंसर होते हैं। अगर आप ये नोट कर रहे हो तो क्या फायदा? पैसेज तो हमेशा नहीं आएगी ना। प्रैक्टिस के लिए आप वीडियो देखो। ठीक है, नोट करना चाहे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये हमें क्वेश्चन नंबर 2 पैसेज दे रखी है। फिर पैसेज है, इसको पढ़कर हम इसका आंसर देने। देखो पहली पैसेज थी तो मैंने उसमें बहुत टाइम लगाया, अब इस पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। हुमायूं का टॉम है, ठीक है। हुमायूं का जो टॉम है ना, वो दिल्ली में लोकेटेड है। ये इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। ये इंडिया का बहुत ही प्राचीन में से ना एक स्मारक है। ये जो 1570 में हमीदा बानो बेगम ने बनाई थी, ठीक है। द विडो ऑफ मुगल एम्पायर, ये विधवा थी, ठीक है, हुमायूं की। मतलब हुमायूं के मरने के बाद इन्होंने बनाया था। दिस मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड द फर्स्ट गार्डन टॉम इन इंडिया, और ये पहला था इतना शानदार स्ट्रक्चर जो हमीदा ने बनाया था। एंड इज ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, और जो मुगल का जो आर्किटेक्चर था ना, उनकी जो चित्रकारी, उनकी जो नक्काशियाँ थी, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल था। इट्स डिजाइन लेटर इंस्पायर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल। आपको पता है इसी डिजाइन की वजह से ताजमहल के बारे में सोचा गया था बनाने के लिए। समझो ये बेस था ताजमहल को बनाने का स्ट्रक्चर का। ये कहता टॉम इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, और पता है टॉम किसका बनाया गया था? लाल कलर की बलुआ पत्थर मिट्टी होती है ना, जैसे लाल किला बना है उससे, एंड व्हाइट मार्बल से बनाया गया था, विद अ लार्ज सेंट्रल डोम सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल गार्डन्स। और पता है इसके ये बीच में सेंटर में डोम था, और उसके चारों ओर ब्यूटीफुल गार्डन्स थे, फाउंटेन्स थे। फाउंटेन्स पता है ना क्या होते हैं? फुहारे। एंड पाथवेज, जाने आने का रास्ता था। द चारबाग स्टाइल गार्डन, ये जो चारबाग स्टाइल गार्डन था, ये डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स में था, इसलिए इसका नाम चारबाग पड़ा। रिफ्लेक्ट्स पर्शियन इन्फ्लुएंस एंड सिंबलाइजेस पैराडाइज। और देखो ये कह रहा है जो चारबाग स्टाइल था ना, जो पर्शियन की जो थॉट थे ना, जो पर्शियन का जो प्रभाव था और जो स्वर्ग को लेकर जो प्रतीक था, वही ये चीज दिखाता था, ये जो चारबाग था। ये कह रहे इन 1993 में हुमायूं जो टॉम था ना, वाज डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बिकॉज ऑफ इट्स कल्चरल एंड आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस। देखो यूनेस्को ने इसको इम्पोर्टेंस दिया हुमायूं के टॉम को। क्यों दिया? क्योंकि एक तो कल्चरल, दूसरा इसका आर्किटेक्चरल बहुत अच्छा लगा इसको। एवरी ईयर, हर साल, थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स कम टू एडमायर इट्स ब्यूटी। हजारों लोग आते हैं इसको देखने के लिए, एंड लर्न अबाउट इंडिया ग्लोरियस हिस्ट्री, और इंडिया की ग्लोरियस हिस्ट्री के बारे में सीखने को मौका मिलता है उन्हें। He can the chart below shows the categories of people who visit the tomb। अभी ये कह रहा है यहाँ पे चार्ट दे रखा है, जो जो लोग यहाँ पर आए थे उसके रिगार्डिंग दे रखा है। आप ध्यान से देखो, इस चार्ट में बता रखा है स्कूल ग्रुप से, ठीक है, कितने गए, रिसर्चर्स कितने गए, डोमेस्टिक टूरिस्ट जो इंडिया के वो कितने गए, और फॉरेन टूरिस्ट वो कितने परसेंट गए, ठीक है। ये हम यहाँ पर दे रखे हैं। तो हमने चार्ट देख लिया। तो ये कह रहा है कि ये जो चार्ट है ना, ये हमें बताता है कि टॉम को देखने के लिए बहुत से लोग गए हैं। ये कह रहा है अगर हम ध्यान से इसको एनालाइज करें तो डोमेस्टिक जो टूरिस्ट हैं फॉर्म द लार्जेस्ट ग्रुप, मतलब इंडिया के लोग ही बहुत ज़्यादा जाते हैं, उसके बाद फॉरेन टूरिस्ट जाते हैं, फिर स्कूल ग्रुप जाते हैं, ठीक है। ये इसमें देखा गया है। और एक बहुत थोड़ी मात्रा में रिसर्चर्स जो है यहाँ पर आते हैं, ठीक है। रिसर्चर होते कितने हो? तो होते ही थोड़ी मात्रा में, उसकी गहराइयों को उसके बारे में जानने के लिए। लेकिन हुमायूं का जो टॉम है ना, वो केवल सिंबल नहीं है प्यार का, बल्कि ये रिस्पेक्ट भी है, बट आल्सो रिमाइंडर ऑफ इंडिया रिच हेरिटेज, और इंडिया का जो इतना महान कल्चर है ना, जो संस्कृति है, उसको भी ये शो करता है, ठीक है। हमने पढ़ लिया इसे अच्छे से। अब आपको क्वेश्चन आंसर देने हैं, ध्यान से दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हु बिल्ट हुमायूंस टॉम? हुमायूं का जो टॉम है वो किसने बनाया था?
देखो, जिसको अगर इसकी हिंदी समझ में आ गई वो बता देगा हमीदा बानो बेगम ने, नहीं तो जिसको नहीं आया तो वो बिल्ट हुमायूंस टॉम्ब ढूंढे। ठीक है, अब मैं एक एक करके ऐसे नहीं कर पाऊंगा ना, फिर बहुत ज़्यादा हमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये लिखा ना बिल्ट, तो यहाँ पे किसका नाम आ रहा है, इनका। तो आप फिर इस तरीके से कीजिएगा। ठीक है, अब हम फटाफट जल्दी करेंगे बी। ठीक है, ये देख लीजिए। ओके, फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है इन विच ईयर वॉज हुमायूंस टॉम्ब बिल्ट, कब बनाया गया था वो। तो ये लिखा 1570 में। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, 1570 में। फिर यहाँ पे हमें नेक्स्ट दे रखा है कि जो चारबाग स्टाइल है ना, उसमें कितने पार्ट है, 4 ही हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है व्हाट डज द पाई चार्ट इन द पैसेज रिप्रेजेंट। ये पाई चार्ट क्या दिखाता है, देखो ये लिखा कितने विजिटर्स आते हैं हुमायूं की टॉम्ब में। ठीक है, सारा क्वेश्चन में से देख के मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा बी। ठीक है, बी आंसर आएगा। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, ये कह रहा है हुमायूं का जो टॉम्ब है ना, उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में कौन से साल में स्वीकार किया गया था। तो यहाँ पर देख लो, ये लिखा 1993 में। ठीक है, ये 1993 आ गया। ठीक है, ओके। अभी कह रहे हैं वाइज, अच्छा यहाँ पढ़ लेते हैं। ये कह रहे हैं वाइज हुमायूंस टॉम्ब कंसिडर्ड हिस्टोरिकली इंपोर्टेंट। ये कह रहे हिस्टोरिकली क्यों इतना इंपोर्टेंट माना जाता है। तो आप ये ऐसे में से देख के, क्योंकि ये ताजमहल को बनाने का आधार था, मेन बात तो यही थी। ठीक है, तो आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, हमने पढ़ा था ये ताजमहल का, तो ये पूरा उतार देंगे। बाकी जिनको नहीं आते तो वो यहाँ से मिडिल लाइन ढूंढने के, लिखा ना स्ट्रक्चर, ये लिखा है, तो ये पूरा उतार देंगे। ठीक है, तो ये आप पूरा उतार सकते हैं, और बाकी और भी इसमें लाइन जोड़ सकते हैं। ठीक है, जो आपको ठीक लगे पैसेज उतार देना। ठीक है, ये तो मैंने सारे जोड़ के लिख दिया ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा राइटिंग स्किल। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपको इसको यूज करके क्या करनी है, स्टोरी बनानी है। ठीक है, 100 से 120 वर्ड में बनानी है। तो आप पता लगाओ स्टोरी किसके ऊपर है। ये कह रहा है एक डॉग है, उसको हड्डी मिली, वो ब्रिज को क्रॉस कर रहा था, रिफ्लेक्शन मिला, उसने सोचा दूसरा कुत्ता है, जो उसे लगा हड्डी बड़ी है, वो भूखा, और हड्डी जो है वो पानी में गिर गई, और डॉग जो है उसने अपनी हड्डी खो दी। समझ में आ गई कुत्ते वाली कहानी है। तो देखिए, ये आपकी हेल्प के लिए बनाया गया, लेकिन आपको खुद बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आप टाइटल लिखना, क्योंकि टाइटल का 1 मार्क्स मिलेगा आपको। फिर वन डे अ डॉग फाउंड अ जूसी बोन। एक बार कुत्ते को ना जूसी हड्डी मिली। जूसी इसमें लिखा नहीं है, नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे थोड़ा वर्ड बड़ा कर दें या सेंटेंस को बड़ा करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आगे सुनिए। उसके बाद फीलिंग वेरी हैप्पी, उसने बहुत अच्छा महसूस किया। ही कैरिड इट होम, वो घर ले गया। ऑन द वे, जब वो घर जा रहा था ना, ही क्रॉस अ ब्रिज ओवर अ रिवर, और वह क्या कर रहा था, उसने क्रॉस किया ब्रिज को जो नदी के ऊपर से था। वैन ही लुक्ड इन टू द वाटर, जब उसने पानी के अंदर देखा, ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन, उससे अपना रिफ्लेक्शन दिखाई दिया। एंड थॉट इट वॉज अनदर डॉग, उसने सोचा ये दूसरा डॉग है, विद अ बिगर बोन, जिसके ज़्यादा बड़ी हड्डी है। और आउट ऑफ ग्रीड, और वो ग्रीड में आ गया। ही बाग टू स्नैच द अदर बोन, और वो भोग पड़ा, ठीक है, दूसरी हड्डी के लिए। सैडली क्या हुआ, दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हिज ओन बोन फेल इनटू द रिवर या वाटर,
उसकी जो दूसरी हड्डी वो पानी में गिर गई। द डॉग वेंट होम, घर गया, हंगरी गया एंड डिसअपॉइंटेड चला गया। तो मोरल जो लिखना, ग्रीड लीड्स टू लॉस, लालच हमेशा लॉस की तरफ ले जाता है। ठीक है, ये एक आइडिया के लिए लिखा गया है, आपको अपनी लैंग्वेज में बना बना के भी लिख सकते हैं, बाकी इन्हीं शब्दों का यूज करके यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है, अगर आप ये स्टोरी राइटिंग नहीं करना चाहते तो आप ये कर सकते हो, आपको आधी स्टोरी लिख के दे दी है, इसको अपने आप पूरा करना है। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ बोला गया है कि आप ना ट्रेन जर्नी कर रहे थे, तभी एक बूढ़ी औरत जो है, जिसके पास भारी बैग था, ठीक है, उसके पास था। अब यहाँ इन्होंने थोड़ा सा बताया, फिर कोई भी उसके पास में नहीं आया उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन एक यंग बॉय आया, एक यंग लड़का आया। तो अब आप आगे लिखिए फिर क्या हुआ होगा कहानी में। और एक बात बताओ, अगर आपको कोई स्टोरी नहीं आ रही ना, तो आपने जितने भी चैप्टर पढ़े तो आप सोचो कि ऐसी कोई कहानी मैंने पढ़ी है छठी में, पांचवी में, किसी क्लास में, उससे मिलती जुलती कहानी आप बना बना के इंग्लिश में लिख दो। ठीक है, ठीक है, अब फटाफट इसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये केवल एक आइडिया के लिए। ठीक है, तो हमने टाइटल लिख दिया द हेल्पफुल बॉय। ठीक है, वंस एक बार की बात है, ड्यूरिंग अ ट्रेन जर्नी, जब ट्रेन की जर्नी की जा रही थी, एक ओल्ड जो वुमेन है जिसके पास हैवी बैग था, ये हमने सारा इसी में से लिख दिया है। ठीक है, सारा इसी में से लिखना है शुरू में। ठीक है, शी लुक्ड अराउंड फॉर हेल्प, वो इधर उधर देख रही थी हेल्प के लिए, बट नो बडी केम फॉरवर्ड, कोई भी आगे नहीं बढ़ा। ठीक है, कोई भी आगे नहीं बढ़ा। अ काइंड यंग बॉय, लेकिन एक दयालु लड़का था, उसने नोटिस करा कि वो स्ट्रगल कर रही है। कौन? वो बूढ़ी औरत। और इमिडिएटली उसने ऑफर करी हेल्प। ही लिफ्टेड हर बैग, उसने उसका बैग उठाया एंड प्लेस इट सेफली नियर हर सीट, और उसकी सीट के पास में रख दिया। द ओल्ड वुमन ब्लेस्ड हिम, और उस बूढ़ी औरत ने उसे आशीर्वाद दिया एंड स्माइल विद रिलीफ, और रिलीफ जैसे होता है ना, बिल्कुल मतलब आराम हो गया उस औरत को, उसने मुस्कुराया। एवरीवन इन द कंपार्टमेंट, जो भी उस कंपार्टमेंट में थे, मतलब उस डब्बे के अंदर थे, सबने उस बॉय की एडमायर करी, तारीफ करी, फॉर हिज काइंडनेस, उसके दयालुपन की। द जर्नी बिकेम मोर प्लीजेंट फॉर बोथ ऑफ देम, और जर्नी जो है दोनों के लिए बहुत ज़्यादा शानदार होगी, बढ़िया हो गई। मॉरल क्या है? हेल्पिंग अदर्स ब्रिंग हैप्पीनेस, अगर आप दूसरों की मदद करते हो तो उससे हमेशा खुशी ही मिलती है। ठीक है, तो ये आइडिया के लिए हो गया। फिर उसके बाद आप देखिए, आपको पैराग्राफ लिखने को आएगा 80 से 100 वर्ड। माय फेवरेट बुक है, यहाँ पे हिंट दे रखी है, या माय फेवरेट स्पोर्ट या गेम है, आपको हिंट दे रखी है। देखो यहाँ पर ही बता रखा है कि जब आप माय फेवरेट बुक लिखोगे तो उस पैराग्राफ में आपको बताना पड़ेगा कि बुक और ऑथर का क्या नाम है। ठीक है, वो बुक किसके बारे में है, क्या है उसके अंदर, और आपको ये किताब क्यों पसंद है, उस कहानी में क्या क्या है, और आप कैसे इस किताब को पढ़ते हो, और ये किताब आपको कैसे इंस्पायर करती है। ठीक है, देखो अगर कोई बोले सर मुझे ना ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो मैंने ना माय फेवरेट बुक अपनी तरफ से याद कर रखा है, तो मैं वो लिख दूं। हाँ, आप वो भी लिख सकते हो, उसमें सारे पॉइंट आ ही जाते हैं। अगर आपको ये याद है ये लिख दो, ये याद है ये लिख दो। अगर आपको इंग्लिश बनाने आती है तो और बढ़िया है। ठीक है, कई बच्चे सोचते हैं कि जैसे माय फेवरेट स्पोर्ट ये गेम आ गई, ये पूरा उतार दो, नहीं, ये क्वेश्चन है, जिसकी मदद से आप पैराग्राफ अच्छा लिख सकते हैं। मेरी बात सुन रहे हैं? अब सुनिए, इसका हेल्प के लिए ये लिखे गए हैं, केवल आइडिया आप कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बार पुराने दिखा दूं, हो सकता है कि उसमें लाइंस वगैरह आ रही हो, आपको दिखाई देने में प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है, अब माय फेवरेट बुक आप देख लीजिए फटाफट। माय फेवरेट बुक इज पंचतंत्र स्टोरीज। ठीक है, मेरी फेवरेट जो बुक है ना, वो पंचतंत्र की कहानियां है। तो वो किन्होंने लिखी है?
रिटन बाय विष्णु शर्मा ने लिखी है। और अगर आप कहें सर मुझे तो पता ही नहीं कि जो मैंने किताब पसंद किया वो किस राइटर ने लिखी, आप कोई भी किताब लिखी, कुछ भी लिख दो, अभी आपका प्रेजेंटेशन देखा जाएगा, ठीक है, लिखना जरूर, नहीं तो जो आपने पैराग्राफ याद कर रखा वो लिख दो। ये कह रहे दिस बुक इज फुल ऑफ शॉर्ट मोरल टेल्स, ये किताब जो है छोटी छोटी मोरल कहानियों से भरी हुई है, मतलब जो शिक्षा देती हैं। फिर टॉकिंग एनिमल्स एज करेक्टर्स, और यहाँ पे एनिमल्स है ना वो करेक्टर के रूप में बातचीत करते हैं। आई लाइक इट बिकॉज मुझे पसंद है क्योंकि द स्टोरीज आर सिंपल, ये सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, एंड ऑलवेज टीच गुड वैल्यूज, और अच्छी चीज सिखाती है, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी सिखाती है, काइंडनेस सिखाती है, काइंडनेस मतलब दयालुपन सिखाती है, ठीक है, एंड विजडम सिखाती है। आई ऑफन रीड इट, मैं इसे पढ़ता हूँ एट नाइट, रात में पढ़ता हूँ, बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले पढ़ता हूँ। इट इंस्पायर्स मी टू बिकम अ बेटर पर्सन, ये मुझे इंस्पायर करती है कि अच्छा इंसान बनो, एंड रिमाइंड मी, और मुझे याद दिलाती है दैट विजडम एंड गुडनेस आर मोर पावरफुल देन स्ट्रेंथ, ठीक है, बुद्धिमानी और अच्छापन स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा ताकतवर होता है। ये तो आपको अपने आप बना के या आपने जो लर्न किया होगा वही अपने हिसाब से लिखोगे, मेरे हिसाब से थोड़ी, है ना। बाकी ये प्रैक्टिस के लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है पहले वाले भी आपको ना दिखने में प्रॉब्लम हुई हो, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ग्रेडिड हो गया, तो ये इस तरीके से आपको यहाँ दिखा देता हूँ, पूरा ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाली कहानी थी माई फेवरेट बुक। ऐसे ही मैं फेवरेट बुक भी दिखा देता हूँ दोबारा से, वीडियो को रोक के आराम से कर लेना। फिर माई फेवरेट स्पोर्ट है, तो माई फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट, आई लव प्लेइंग इट विद माई फ्रेंड्स इन द पार्क, ठीक है, मुझे पसंद है, ठीक है, खेलना पार्क में, एट एंड एट स्कूल में खेलना पसंद है। इट इज़ फन, ये फन है। कीप्स मी फिट, मुझे फिट रखता है, एंड टीचर्स टीम वर्क, ये सिखाता है कि ग्रुप में काम कैसे किया जाता है, सब्र कैसे रखा जाता है। माई फेवरेट प्लेयर इज विराट कोहली बिकॉज ही प्लेस विद पैशन, वो पैशन के साथ खेलता है, एंड नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानता। क्रिकेट हैज टोट मी, क्रिकेट मुझे क्या सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है, पेशेंस धैर्य सिखाता है, एंड द जॉय ऑफ वर्किंग टुगेदर, कि साथ में काम करके कैसे खुशी जतानी चाहिए। आई वॉच मैचेस, मैं मैचेस देखता हूँ ऑन टीवी पर, एंड चीयर फॉर माई टीम, अपनी टीम के लिए चीयर करता हूँ कि मेरी टीम जीते, मेरा इंडिया जीते। दिस गेम नॉट ओनली एंटरटेन्स मी, और ये गेम ना केवल मुझे एंटरटेन्स करती है, बट आल्सो कीप्स मी हेल्थी एंड एक्टिव, ये मुझे हेल्थी भी रखती है और एक्टिव भी रखती है, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट में अगर आपको दिख जाए तो ठीक है, मैंने एक बार लॉन्ग में दिखा दिया थोड़ा बड़ा करके ऐसे, ठीक है। अब ना हमारा ग्रामर का पोर्शन आ जाएगा, तो ग्रामर के पोर्शन पे अब सेक्शन नंबर सी है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि रिपोर्ट करना है। तो बच्चों रिपोर्ट के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी मेरी, जो 9th क्लास के पहले, ये 9th क्लास और 8th क्लास में आते थे रिपोर्ट, तो आप लिखोगे नरेशन ASC स्टार्टर, ठीक है। 9th लिखा आ रहा हो, 8th लिखा आ रहा हो, 10th लिखा आ रहा हो, अगर ये लिखने पे नहीं आया तो रिपोर्टिंग स्पीच करके देख लेना, रिपोर्टिंग स्पीच, तो तभी आप इसको अच्छे से करोगे। चैनल का नाम लिख देना ASC स्टार्टर, जब ढूंढोगे तो वीडियो ढूंढ रहे हो तो आप चैनल का नाम लिख के लिखोगे ना, आराम से मिल जाएगी। ASC स्टार फिटर। अब देखिए, लड़की ने कहा आई एम प्लेइंग विद अ बॉल, आप में सिंपल आएगा, ठीक है। तो देखिए
अगर यहां पर फुल स्टॉप लिखा है और यहाँ पे सैड लिखा है तो ये सैड ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको काटने वाले तरीके से करना पड़ेगा। सैड है, यहाँ पे सी लिखा है, ये गलत हो गया, ठीक है। सैड, अगर सैड के आगे टू लगा होता तब हम यहाँ पे टोल्ड करते, ठीक है। सैड के बाद टू नहीं लिखा तो सैड रहेगा, फिर टोल्ड वाला भी कट गया। अब ये दोनों बचे। जब यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा होता है, ध्यान समझना, पहली बार आपके लिए है, फुल स्टॉप है, इन्वर्टेड कोमा तो डैट लग जाएगा। अब आई कौन है? आई ये लड़की बोल रही है कि मैं जो है बॉल से खेल रही हूं, तो लड़की के लिए क्या लगेंगे? शी, तो अब दोनों में शी लगा है। जब ये पास्ट टेंस होता है, सैड होता है ना, तो एम का जो है ना वाज बन जाता है, इज एम आर का वाजर बन जाता है, तो यहाँ इज है, तो ये कट गया तो बी आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये आप आंसर करेंगे, ठीक है। इसका बी आंसर आ गया। फिर देखो यहाँ पर इसको रिपोर्ट करना है, ये देखो, ही सैड कैन आई कम टू मीट यू। अब इसका रूल अलग है। जब क्वेश्चन मार्क आ जाए और क्वेश्चन मार्क हेल्पिंग वर्ब की वजह से आए, बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। देखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। कैन, तो इनकी वजह से जब क्वेश्चन मार्क लगता है ना, तो इन्वर्टेड कोमा की जगह हमें इफ लगाना पड़ता है। तो यहां पर हमें क्या लगाना है? इफ लगाना है। तो यहाँ अब देखो इफ का लगा है, इफ तो चारों में लगा है, तो ये मिस्टेक नहीं पता लग पाएगी। अब आगे सुनो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। जब क्वेश्चन मार्क होता है तो सैड की जगह ए एस के ई डी आक्स लगाया जाता है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आक्स किस में लगा है? यहाँ नहीं लगा तो ये काट दो, ये नहीं हो सकता। अब तीन बचे हैं, ठीक है। ही सब में लिखा है, इफ तीनों में लिखा है। अब आई कौन है? ये लड़का है, ही, तो आई ही में बदल जाएगा, ही हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने आई लगा दी, ये कट गया। अब ये दो बचे। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इफ तो लग गया, तो पहले आई का ही होगा। अब बच्चे के साथ कैन का गया। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, जब हम रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट, तो फुल स्टॉप आता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में चला जाता है। ध्यान समझना। तो कैन बाद में जाएगा, तो कैन का कुड बन जाता है, कैन का कुड बन जाता है। देखो जो क्वेश्चन है मैं उसके फॉर्मूले तो बता रहा हूं। अगर आपको पूरे अच्छे से सीखना है ना, दिल से दिमाग से सीखना है, तो वीडियो देख लेना वाली, 1 घंटे की है। मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा, ठीक है, अपलोड कर ही दूंगा मैं, ठीक है। थर्ड देखिए, अब थर्ड को रिपोर्ट करना है। रीना कह रही है मुझसे, मुझसे कह रही है। अब आपसे कह रही है, जैसे आप अपने आप लाइन पढ़ोगे तो आपसे कह रही है। अगर वो लड़की है, जैसे आप, अगर कोई बच्चा ये लाइन बोल रहा है तो वो लड़की है, तो उसे शी करना पड़ेगा। लड़का है तो ही करना पड़ेगा। तो अब जैसे मैं पढ़ रहा हूं, पर हमें सेंटेंस को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। रीमा सेड टू मी, रीमा ने मुझसे कहा, वाई आर यू लिविंग, तुम क्यों छोड़ रहे हो? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क डब्ल्यू एच फैमिली से है बच्चों। जैसे हेल्पिंग वर्ब की वजह से जब क्वेश्चन मार्क होता है तो इफ लगाते हैं, लेकिन अगर डब्ल्यू एच फैमिली की वजह से क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब भी होती है, ये देखो, डब्ल्यू एच फैमिली हेल्पिंग वर्ब भी है ना। तो इसलिए इफ भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, वाई का वाई आ जाएगा। डब्ल्यू एच फैमिली होती क्या है? व्हाट, वे जो क्वेश्चन बनाते हैं, हाँ ये भी डब्ल्यू एच ही मानी जाती है, ठीक है। हु, हुम, हुज, पता है, ये तो अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आते हैं ना तो उसका मीनिंग समझ में हेल्प होता है। वाई मतलब क्यों, हुज मतलब किसका, किसका लड़का है, किसकी लड़की है। हु मतलब किसे, हु मतलब कौन, हाँ मतलब कैसे,
वेयर मतलब कहाँ, व्हाट मतलब क्या। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब सैड टू आ गया, देखो वहां पर सिर्फ सैड था, फुल स्टॉप था तो सैड रहा। यहाँ पर भी सैड था लेकिन क्वेश्चन मार्क आस्क बन जाता है। यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क तो सैड टू की जगह आस्क बन जाएगा, तो आस्क, आस्क, आस्क। इसमें लेकिन यहाँ पे टोल्ड लिखा था तो ये कट गया, कट गया ना। तो कटिंग वाले तरीके से आपको करना है, ठीक है। फिर इसने यहाँ पे इन्वर्टेड को मुझे कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं लगा, तो यहाँ टू में लिखा है, यहाँ पे तो टू में लिखना ही भूल गया, ये भी कट गया। अब ये ठीक है, देखो टू तो लिखेंगे नहीं क्योंकि सैड टू की जगह आस्क आ गया, मी लिखेंगे, या मी लिखना भूल गया तो ये कट गया। यहाँ पे शी आस्क मी, अब दोनों अभी तक ठीक लग रहे हैं। फिर वाई आ गया। मैंने आपको क्या बताया था, जब हम रिपोर्ट को आंसर में बदलते हैं ना, तो डब्ल्यू फैमिली के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, पर यहाँ डब्ल्यू एच फैमिली के बाद फिर से हेल्पिंग वर्ब आ गए, तो ये अच्छा, ये तो पहले ही कट गया था, पर यहाँ तो ये बिल्कुल ठीक है। डब्ल्यू फैमिली के बाद सब्जेक्ट आ गया, और इस एम आर वास जरूर बदल जाता है, तो आई के साथ वास लगता है, तो वास आ गया और फुल स्टॉप लिख गया, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो मैंने बहुत ही आराम से समझाया, ठीक है। ये आप आंसर भी देख सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो सारे, ठीक है। क्लियर हो गया अच्छे से, देखो मैंने बहुत आराम से समझाया आपको। अब उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पे, ये कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। बच्चों पंक्चुएशन पता ना, कहाँ फुल स्टॉप लगाते हैं, कहाँ कोमा लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो, आई लव टू ईट चॉकलेट्स, टॉफीज, आइसक्रीम एंड कैंडीज, फुल स्टॉप लगा, सब कुछ लगा है। यहाँ पे जब यहाँ जो सब्जेक्ट पहले है, हेल्प तो पहले है नहीं, इन्होंने क्वेश्चन मार्क क्यों लगा दिया, ये भी गलत है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने फुल स्टॉप लगाया ही नहीं है, ये भी गलत है। यहाँ पे इन्होंने देखो क्या लगा दिया, सेमी कोलन लगा दिया, ये भी गलत है, सिर्फ कोमा लगाना था। तो ए आंसर आ गया इसका, ठीक है। क्या आंसर आ गया, ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, आपको करेक्ट पंक्चुएशन यहाँ पर करनी है। देखो ये विल यू लाइक टू हैव टी, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है ना। तो इन्होंने ये गलत कर दिया, तो आसान ही था क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले है ना, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब ये सिक्स क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं देयर आर डैश स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी टुडे। देखो, क्या आप बच्चों को गिन सकते हैं, हाँ ना, तो मैंने लगा देंगे, ठीक है। मच में लगाते हैं जब हम किसी को गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल होता है। फिर नेक्स्ट है द रिवर वॉज डैश देन वी एक्सपेक्टेड। देखो यहाँ पे देन लिखा आ गया, और आपसे यहाँ पे एडजेक्टिव भरने के लिए कहा जा रहा है। देखिए ये एडजेक्टिव डिग्री वाली है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो मैं आपको यही बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो। 3 डिग्री होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहली होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपेरेटिव डिग्री, और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा और अच्छा, सबसे अच्छा। टोल, टोलर, टोलेस्ट। देखो पॉजिटिव डिग्री कब लगती है, जब ए लिख जाए, ए लिखा आ जाए, ठीक है, या कुछ भी ना लिखा है। कंपेरेटिव मतलब होता है जब कंपेयर करते हैं दो चीजों के बीच में। जब देन लिखा आ जाए ना वो सेंटेंस में, देन या टू लिखा आ जाए, समझना कंपेयर कर रहे हैं। और जो वो सब में से बहुत बढ़िया चीज है, ये वो अकेली चीज है, स्पेशल है, मतलब दा लिख जाए या और लिख जाए, तो वो सुपरलेटिव है। कुछ अगर चीजें छोड़ दी
तो नॉर्मल ये वाले रूल अप्लाई हो जाएंगे। अब इसी के बेस पर अब आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या लगाएंगे। द रिवर का जो वाटर है वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना उससे ज्यादा था, गहरा था ज्यादा, तो देन लगा गया ना, तो सेकंड डिग्री लगाएंगे। डीप डीपर, डीपेस्ट से आएगा डीपर। यहाँ पे दा लिख गया, और जब दा लग जाए तो थर्ड डिग्री लगाएंगे तो एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, तो मोस्ट एक्सपेंसिव आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर सारे करे होंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज गिव मी डैश वाटर टू ड्रिंक, तो थोड़ा पानी चाहिए ना उसे देने के लिए, तो सम आएगा यहाँ पे। ठीक है, माई हाउस इज डैश टू द स्कूल, देन, यहाँ देन आ गया, कंपेयर कर रहे हैं तो नियर आ जाएगा। क्लियर हो गया, इस तरीके से हमने आंसर करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाओ, ये 7वां क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि आपको मैचिंग करनी है। पेशेंट है तो क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो पेशेंट है तो इम्पेशेंट होगा, तो पहले का सी हो जाएगा। ठीक है, काइंड का क्या हो जाएगा, काइंड के साथ क्या लगाएंगे हम, अनकाइंड लगाएंगे, तो दूसरे का ए हो जाएगा। रिस्पेक्ट के आगे क्या लगाएंगे, रिस्पेक्ट के आगे लगाएंगे डिसरिस्पेक्ट, और रेगुलर के आगे क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इरेगुलर होता है, इरेगुलर ये। ठीक है, तो इस तरीके से मैचिंग कर सकते हो आप, ये सामने सामने आंसर लिख देना। तो आपके एग्जाम में प्रीफिक्स सफिक्स इसका मतलब जरूर आएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस असर्टिव है, कौन सा इंटरोगेटिव है, कौन सा, जो सेंटेंस के टाइप होते हैं ना, सेंटेंस के जो टाइप होते हैं उसी में आपको पता लगाना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी है, रिक्वेस्ट है, कमांड्स है। तो देखो, व्हाट टाइम विल वी लीव फॉर जयपुर, तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या वो इंटरोगेटिव हुआ, कौन सा हुआ, इंटरोगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन वाला। फिर ये कह रहा आई हेट पीपल हु लाई, जो लोग झूठ बोलते हैं मुझे उनसे नफरत है, तो ये क्या बोल रहे हैं, असर्टिव है, सिंपल बात बोली गई है। प्लीज आ गया तो क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसका रिक्वेस्ट लिख देंगे। हाउ डिस्गस्टिंग दिस रोड इज, कितना बेकार रोड है ये, तो ये क्या कर रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, जहां दुख, हैरानी वगैरह जताई जाती है। तो आप सेंटेंस के टाइप कर ले, क्योंकि डीओ की तरफ से ये इशू किया गया ना, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब इतना ही है इस वीडियो में। पार्ट जो है सेकंड में आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, जिसमें हम सेक्शन डी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इतना ही से बचा है। ठीक है, तो अब काफ़ी टाइम भी हो गया, अब हम भी थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। ठीक है, लगभग 2 बजने वाले हैं, तो अपना पूरा ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर साल डियर स्टूडेंट्स। नमस्ते, बाय बाय, टाटा बच्चों।